नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज आपसे संवाद का मुख्य विषय है, भारत में जरूरत है एक मजबूत कुशल प्रशासक की, जो देश की लोकशाही आज़ादी की रक्षा कर सके, सुशासन दे सके और भारत को विश्व गुरु बना सके। सबसे आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि भारत की जिस अंग्रेजों से मुक्ति के आसपास ही 15 अगस्त 1947 के बाद इजराइल बना 14 मई 1948 को, और चीन गणराज्य की स्थापना हुई 1 अक्टूबर 1949 को। वहीं जापान दूसरे विश्व युद्ध में तबाह के बाद अपना विकास की पुनः पथ पर अग्रसर हुआ। सारे संसार में इस प्रकार से हमारे आसपास ये 2-3 देशों ने विकास की यात्रा की। आज चीन विश्व की एक मजबूत महाशक्ति बन चुका है, आर्थिक सामरिक। वहीं छोटा सा अपना इजराइल भी इतनी महाशक्ति बन चुका है कि 57 मुस्लिम देश भी इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद में 57 मुस्लिम देश भी उसका बाल बांका नहीं कर पाए। वो अपने हक हकूकों को, अपने राष्ट्र की सुरक्षा का इतनी मजबूती से कर रहा है, और दूसरी तरफ हम नजर दौड़ाते हैं भारत की तरफ। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। कोरोना महामारी के समय जहां एक तरफ इस्राइल ने अपने पूरे से राष्ट्र को कोरोना मुक्त कर दिया, वहीं भारत में 4 लाख के करीब लोग इस चीन द्वारा प्रसारित महामारी में मारे जा चुके हैं। और स्वास्थ्य का ये बुरा हाल है, स्वास्थ्य सेवाओं का। लोगों को चिकित्सालय में चिकित्सा नहीं मिली, कहीं ऑक्सीजन नहीं मिला, कहीं दवाइयाँ नहीं मिली, कहीं लोगों को 2-2 टीके, कोरोना के टीके यहाँ भारत में इजाद किए गए, कंपनियों ने बनाए, परंतु आम भारतीयों को अभी तक 1/4 भारतीयों को भी टीके नसीब नहीं हो पाए। वहीं शिक्षा का आलम है। आम जनता 1947 के बाद आज तक देश को न अपनी भाषा मिली, न अपनी नाम मिला। वही अंग्रेजों की भाषा की गुलामी और वही अंग्रेजों द्वारा थोपा हुआ देश का नाम हम ढो रहे हैं। शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में भी अंग्रेजों की द्वारा लागू की गई भारत को जमींदोज करने के लिए तमाम प्रणालियां आज भी बदतर जारी है। हम अपने इतिहास को पाठ्यक्रमों तक लागू नहीं कर पाए, तो उस तरफ हमारे नजर आती है कि किस प्रकार से गांधी जी के सपनों का भारत वो चाहते थे। भारत आज़ादी के बाद यहाँ तकनीकी रूप से और स्वदेशी रूप का मिश्रण करके भारत एक शक्तिशाली बने, अहिंसा का वो बने, विश्व में पथ प्रदर्शक बने और नशा मुक्त बने, लोग उद्यमी बने। इस प्रकार से शोषण मुक्त समाज का कल्पना की थी।
वहीं सुभाष चंद्र बोस के सपने थे भारत एक मजबूत राष्ट्र बने जो संसार में शांति और विकास का परचम और जीवन मूल्यों का रोशन कर सके। परंतु देखने में आया कि यह आ रहा है कि देश के नौनिहालों को न चिकित्सा मिल पा रही है न ही शिक्षा। आलम यह है कि देश के करोड़ों करोड़ों बच्चे शिक्षा चिकित्सा के अभाव में जीवन यापन कर रहे हैं। बेरोजगारी की फौज इतनी है और वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि लोगों को भ्रष्टाचारी दिन प्रतिदिन इस देश को लूट रहे हैं। शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग जन सेवा के बजाय दलीय सेवा और अपने स्वार्थों की पूर्ति में लगे हैं। ऐसी स्थिति में राजनीतिक दल देश के हितों में के लिए संघर्ष करने के बजाय अपने दलीय स्वार्थों के लिए, अपने अहम के लिए एक दूसरे को पतन के गर्त में डालने के लिए देश के हितों पर वज्रपात कर रहे हैं। अब ऐसे समय में जब हमारी नजर आती है चीन की तरफ, जिसने भारत की हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन को कब्जा कर रखी है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसने भी भारत की हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा कर रखी। पाकिस्तान और चीन ने भारत की हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा करके भारत को ठेंगा दिखा रखा है। हैरानी की बात है, भारतीय हुक्मरान इन दोनों को इजराइल, रूस, अमेरिका इत्यादि देशों का अनुसरण करके अपने राष्ट्र के हितों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाने के बजाय ऐसे अजीबोगरीब संबंध स्थापित किए हैं जो पाकिस्तान और चीन भारत को आतंकवाद से तबाह करने के लिए तुले हैं, भारत की जमीन को कब्जा करने के लिए लगे हैं। उसी पाकिस्तान और चीन को मित्र राष्ट्र कह के उनसे व्यापारिक संबंध बनाए, जबकि दूसरी तरफ इजराइल ऐसा देश है जो अपने एक सिपाही के और एक नागरिक के अपमान में, उसके शोषण में देश के विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देता है, कभी देश के हितों से समझौता नहीं करता है। तो भारत के हुक्मरानों को चाहिए था कि चीन और पाकिस्तान से सारे संबंध तोड़कर तब तक तोड़े जाए जब तक देश की जमीन को वो वापस नहीं करता है, जब तक वो भारत को आतंकवाद से तबाह करने के मंसूबों को नहीं रोकता। परंतु भारतीय हुक्मरानों को उनसे व्यापार करना है, उनसे मित्रता का ढोंग करना है। क्यों कर रहे हैं, किसके हित में कर रहे हैं, जो निरंतर इस राष्ट्र को तबाह करने में लगे। हमारी नजर जाती है कि विश्व परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से रूस में पुतिन ने सोवियत संघ के विखंडन के बाद रूस को एक मजबूत राष्ट्र बना दिया है। सामरिक दृष्टि से रूस संसार में वही दर्जा प्राप्त कर चुका है जो पूर्व काल में सोवियत संघ का था। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं हमारे घोर विरोधी चीन, वहाँ के राष्ट्रपति शी ने लंबे समय तक वहाँ का शासन करके चीन को एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहा है। वो इतनी मजबूती चीन को आर्थिक और सामरिक रूप में दे चुका है, वो उसने कोरोना महामारी के विषाणु से पूरे संसार को एक प्रकार से तीसरे विश्व युद्ध बिना एक गोली चलाई 36 लाख से ज्यादा पूरे विश्व के लोग मारे गए, जिसमें अमेरिका के 6 लाख के आसपास हैं, भारत के 4 लाख के आसपास हैं, ब्राजील के हैं, इटली के हैं, इंग्लैंड के हैं, यही नहीं रशिया के भी हैं। संसार के 220 देश मरमाहित हैं, पर किसी की हिम्मत ये नहीं पड़ रही है चीन से व्यापारिक संबंध पूरे तोड़कर उसे विश्व मानवता के लिए खतरा बताने के। यहाँ तक बात अब की जा रही है। चीन में इतना मजबूत राष्ट्र हितों के लिए समर्पित नेतृत्व है, दूसरी तरफ रूस में राष्ट्र को मजबूत करने वाले पुतिन, अमेरिका में
पूरा तंत्र इतना मजबूत है, वहाँ सरकार किसी की भी आए अमेरिका के हितों को सर्वोच्चता देने के लिए और पूरे विश्व में अमेरिका हितों को का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उसके संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठन, मानवाधिकार संगठन और विश्व बैंक सहित लेकर अनेक ऐसे संगठन हैं जो अमेरिका के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए। तो हम भारत को इस प्रकार से देखते हैं, यहाँ दलीय हितों के लिए, दलीय स्वार्थ के लिए, अपनी पदलोलुपता के लिए किस प्रकार राष्ट्र हितों को दाव में लगाने के लिए काम किया जाता है। हमारी नज़र यहाँ देश के शिक्षा प्रणाली पे, यहाँ पे जो दल सत्तासीन होता है वो प्रदेशों में अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए और देश में अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए उसका पूरा ध्यान जाता है। चुनाव का इतना खर्चीला बन चुका है कि उसके लिए तमाम इस प्रकार के कृत्य करने पड़ते हैं, करोड़ों अरबों रुपये चुनाव में झोंकने पड़ते हैं। उसके बाद अगले चुनाव जीतने के लिए नीतियां बनाती, राष्ट्र निर्माण के, राष्ट्र को मजबूती देने के लिए किस प्रकार से काम किया जाए ये प्राथमिकता चाहते हुए भी नहीं करते हैं। इसका उनका ध्यान पूरा सत्ता का वर्चस्व बनाए रखने के लिए और अपने विरोधियों को परास्त करने में लगे रहता है, जबकि इस देश में ये होना चाहिए था बच्चों को शिक्षा मुफ्त दी जानी चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा दी जानी चाहिए, भारतीय मूल्यों की शिक्षा दी जानी चाहिए, भारतीय भाषाओं में शिक्षा दी जानी। परंतु इस देश का दुर्भाग्य है आज भी यहाँ लॉर्ड मैकाले द्वारा, ब्रिटिशों द्वारा जो भारत को गुलाम बनाए रखने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली, भारतीय शासन प्रणाली, भारतीय चिकित्सा प्रणाली पर कुठाराघात किया गया। उसके 1835 में जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट के तहत शासन, प्रशासन, न्याय, रोजगार इत्यादि में और शिक्षा में जो अंग्रेजी का वर्ष वो बनाए रखा है। शिक्षा के नाम पे यहाँ पे जो दुकानें चल रही है, अनेक केंद्रीय विद्यालय, राजीव विद्यालय, नवोदय विद्यालय, अटल विद्यालय, निजी दुकानें, उनका ध्यान शिक्षा के बजाय कोई भारत का एक इस ढंग का केंद्रीय पाठ्यक्रम नहीं है जो भारतीय भाषा में। यहाँ अंग्रेजी पूरे बच्चों में थोप कर एक प्रकार से उनकी प्रतिभाओं का गलगुण, क्योंकि विज्ञान का नियम यह है कि मातृभाषा में शिक्षा दिए जाने से बच्चे का चहुमुखी विकास होता है। उन्हें उनको भारतीय इतिहास बोध, सही इतिहास बोध से भी वंचित किया गया। भारत के हितों पर कुठाराघात करने वाले लोगों को यहाँ इतिहास में गौरवान्वित किया गया। तो इस प्रकार से जो शिक्षा दीक्षा अंग्रेजों ने इस देश को लूटने का तंत्र बनाया था, वही तंत्र आज विद्यमान है, जिसके कारण यहाँ का प्रशासनिक ढांचा, यहाँ का चिकित्सा ढांचा सारा केवल इस देश की सेवा करने के बजाय अपने निहित स्वार्थों में लिप्त रहता है। इसी के कारण आज दिखाई दे रहा है कि देश में शिक्षा नाम की कोई चीज नहीं है। शिक्षा के बजाय आम जनता, आम बच्चा शिक्षा ग्रहण कैसे करे, उसके लिए सरकार का कोई ऐसी योजना नहीं है। होना तो ये चाहिए। संसार के अधिकांश देश, लीबिया के कर्नल गद्दाफी में भले भारी कितनी भी बुराइयां रही हो, लेकिन उसने अपने देश के शिक्षा और चिकित्सा आम नागरिकों को उपलब्ध कराई, देश के संसाधनों में लाभांश आम नागरिकों को उपलब्ध कराया, देश को विदेशी कर्जे से मुक्त कराया। परंतु इसके बावजूद भारत में जो शिक्षा आम आदमी, गरीब बच्चे को कैसे मिले, ये राम भरोसे चलती है। कागजों में कई योजनाएं हैं लाभकारी, परंतु होना ये चाहिए जिस प्रकार से नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, जर्मन और चेक इत्यादि देशों में देश के हर नागरिक को शिक्षा मिली, क्योंकि हर आने वाला आज का जो बच्चा होगा वो कल का भविष्य बनेगा, नीति निर्धारक बनेगा, एक नागरिक बनेगा, वही कल का कर्णधार होगा। अगर उनको आज शिक्षित न किया जाएगा तो वो पथभ्रष्ट हो जाएंगे,
दिशाहीन हो जाएंगे। जो उनकी ऊर्जा शक्ति है उसका सदुपयोग राष्ट्र निर्माण के लिए नहीं होगा। इसलिए सरकार को चाहिए शिक्षा, चिकित्सा, न्याय में किसी प्रकार से निजीकरण न किया जाए, उसको राष्ट्र के लिए समर्पित किया जाए। फिनलैंड में कितनी अच्छा है कि कम से कम अपने भाषा में वो मुफ्त शिक्षा, जिसे विदेशी भाषा में पढ़ना है अंग्रेजी इत्यादि, उसे उसका शुल्क देना। वहीं चिकित्सा के लिए भी ये निजी दुकानें, भारत में कोरोना महामारी से ये बिल्कुल बेनकाब हो गया। जिस प्रकार से दवाइयाँ, ये अंग्रेजी दवाइयाँ और ये चिकित्सा प्रणाली इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में जाना नहीं चाहती है, दूर दराज के जनपदों में नहीं जाना चाहते हैं। आधा भारत चिकित्सकों और दवाइयों के अभाव में दम तोड़ रहा है। शहरों में जितने हैं वो निजी चिकित्सालयों के रहमो करम, क्योंकि कोरोना महामारी में ये बिल्कुल साफ हो गया। भारत में चिकित्सा व्यवस्थाएं बिल्कुल बेनकाब है। इसको ठीक करने के लिए भारतीय प्राचीन चिकित्सा प्रणाली, आयुर्वेद से लेकर होम्योपैथी से लेकर जितने भी योग से लेकर सिद्धपैथी जो है और चाहे एलोपैथी है, इनके अच्छे गुणों का समन्वय करके इनको पूरे देश में आम जनता को, यहाँ के दवाइयों क्षेत्र में सरकार को अंकुश लगाना, बाजार कीमत तय करेगा। ये विश्व व्यापार संगठन के तमाम नियम कानूनों को राष्ट्र हित में दरकिनारे करना चाहिए। जिस प्रकार की लूट मची है, सरकारी संस्थानों को आत्मनिर्भर तभी बनेगा कि जब राष्ट्र में खुद उत्पादन होगा, लोगों को रोजगार। यहाँ पे करोड़ों करोड़ों लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकार की नीतियाँ रोजगार परक नहीं है, उनको रोजगार दिया जाना चाहिए था। और ये हमारी श्रम शक्ति थी, इस श्रम शक्ति का सदुपयोग करने के बजाय उनको उपेक्षा की जा रही है, जिससे राष्ट्र में निराशा फैलती है। महंगाई पे अंकुश लगाया जाना चाहिए था। राष्ट्रद्रोही तत्वों पर कड़ा अंकुश लगना चाहिए। परंतु यहाँ सत्ता के मोह में केवल दलीय हितों को देखते हुए कुर्सी को लोक लुभावने काम किए जाते हैं। कोई जातिवाद, क्षेत्रवाद और उनको इत्यादि को तुष्टिकरण का काम कर जाए। राष्ट्र के हितों के खिलाफ जो भी काम करे उनको दंडित किया जाना चाहिए। वहीं किसानों को, मजदूरों को, सबको इस प्रकार से नियम मिले। वहीं सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को इस प्रकार से अनाप शनाप, किसी देश में चाहे चतुश्रेणी के कर्मचारी हो, चाहे सर्वोच्च पद पे आसीन हो, उनकी तनख्वाहों में 3 गुना से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबकी आवश्यकताएं समान हैं। इस प्रकार से सरकार को निजी क्षेत्रों में जिस प्रकार से ये देखा जा रहा है कि निजी क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी, न्यूनतम जो वेतन है वो बहुत कम है और वो भी नहीं दिया जा पाता है। और सरकारी क्षेत्रों में ये इस प्रकार का वेतन है और काम करने के लिए तैयार है। यहाँ पे ये काम करने का जो एक वातावरण है वो बनाया नहीं गया। जिम्मेदारियां समझते हैं लोग, राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ कठोर एक शासक चाहिए जो आने वाले 20 सालों तक इस देश को दिशा देने का काम करे, एक गतिशील दिशा दे राष्ट्र निर्माण की। यहाँ राष्ट्र को तहस नहस करने जो जिस पथ पे है वो केवल विकास के संसाधनों की बंदर बांट करने में। इसी के साथ ही राजनीतिक दलों में ये होना चाहिए कि वो चुनाव जो वादे करते हैं, अगर सत्तासीन दल अपने चुनावी वादों को जितना प्रतिशत पूरा नहीं करे उसको उतना प्रतिशत